प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है मंगलवार, तारीख है 28 फरवरी 2023। चिंताजनक होते पंजाब के हालात। विषय है चिंताजनक होते पंजाब के हालात। यह आर्टिकल सुशांत सरिन जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, पंजाब में जो हालात आज हम देख रहे हैं और जो हालिया घटनाएं हुई हैं उनकी पृष्ठभूमि कई वर्षों से तैयार हो रही थी। इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन उन्हें काबू में लाने के लिए कोशिशें नहीं की गई। एक बार फिर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार चल रहा है। खालिस्तान की मांग फिर उठाई जा रही है। इससे संबंधित विचारधारा, चाहे वह कट्टर हो या नरम हो, का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसका प्रतिकार कैसे होगा, इसे कैसे रोका जाए, इस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। कई साल पहले से स्थिति बिगड़नी शुरू हुई थी, जब भिंडरावाले के पोस्टर गुरुद्वारों में लगाए जाने लगे थे। दूसरी बात यह है कि विदेशों में खालिस्तान के आंदोलन को फिर से हवा दी जा रही थी। वह एक अहम कारक था। हमें तभी सतर्क हो जाना चाहिए था। हमें याद रखना चाहिए कि 70 और 80 के दशक में खालिस्तान का मामला विदेश मुख्य रूप से इंग्लैंड से शुरू हुआ था। बाद में उसका केंद्र कनाडा चला गया। लेकिन आज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, इटली आदि अनेक देशों में यह प्रोपेगेंडा चल रहा है। हमें इसलिए भी सतर्क हो जाना चाहिए था क्योंकि उन देशों में जो पाकिस्तानी राजदूत और कूटनीतिज्ञ हैं, वे गुरुद्वारों में जा रहे थे और अलगाववादियों के कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे। इस संबंध में कई तस्वीरें मौजूद हैं। जिस तरीके से पंजाब में नशीले पदार्थों का कारोबार बढ़ा और उसी के साथ वहाँ गिरोह बनने लगे, उस पर भी निगरानी होनी चाहिए थी कि कैसे इन सब का संबंध आतंकवाद के साथ बन रहा है। यह बात केवल पंजाब पर ही लागू नहीं होती। दुनिया भर में हमने देखा है कि नशे के कारोबार, हथियारों की तस्करी जैसी गतिविधियों का नेटवर्क आतंक के साथ जुड़ा होता है। पंजाब के भीतर जिस तरह की राजनीति हो रही थी, उससे भी संकेत मिल रहे थे। द्वीप सिंधु वे हदवी के मुद्दे को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को निशाना बना रहा था। डेरा सच्चा सौदा के विरुद्ध मुहिम चल रही थी। राज्य में ऐसी अनेक घटनाएं हो रही थी। ये सब वैसी घटनाएं हैं जो किसी न किसी रूप से 70 और 80 के दशक में भी घटित हो रही थी। लेकिन इन बातों को लेकर हमारे यहाँ ठीक से सोच विचार नहीं हुआ। अगर सोच विचार हुआ भी तो कुछ किया नहीं गया। शायद सरकारें राजनीतिक मर्यादाओं में बंधी हुई थीं। आज स्थिति खतरे की घंटी से कहीं आगे निकल चुकी है। कुछ दिन पहले तक जो एक मामूली आदमी था, वह अमृतपाल सिंह आज चर्चा के केंद्र में आ गया है। न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश की मीडिया में उसका कवरेज हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी उसके बारे में जानने की दिलचस्पी पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति जब भी बनती है तो बहुत से लोग ऐसी गतिविधियों से जुड़ने लगते हैं। उसकी विचारधारा को इन सब चीज़ों से
और ताकत मिलेगी। सरकारें अभी भी फंसी हुई हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि यह मामला राज्य सरकार के अधीन आता है। केंद्र को समझना होगा कि राज्य सरकार भी उनके अंतर्गत आती है। पंजाब कोई अलग मुल्क तो नहीं है। दूसरी ओर राज्य सरकार कह रही है कि यह मुद्दा गंभीर नहीं है और इस पर बेमतलब इतनी चिंता जताई जा रही है। जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है तो वे अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगी हैं। वे अपने सियासी फायदे के अनुसार चल रही है। कुल मिलाकर यह कहना चाहिए कि मौजूदा हालत का सामना करने के लिए कोई सोची समझी रणनीति नहीं है। स्थिति हो गई है कि अनेक देशों में भारतीयों पर हमले हुए हैं और उन मामलों में खालिस्तानी तत्वों के शामिल होने की बात कही जा रही है। हमें यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान की ओर से कई वर्षों से यह कोशिश हो रही है कि पंजाब को अस्थिर किया जाए, वहाँ आप फिर आग लगाई जाए। नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के जरिए पाकिस्तान एक 1.5 दशक से अपनी साथ बिछा रहा था। विदेशों में भी उनके द्वारा खूब भारत विरोधी दुष्प्रचार किया जा रहा था तथा वे अलगाववादी समूहों को सहयोग देते रहे हैं। ऐसे महीने पहले कहा पंजाब में इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया और आखिर पानी सिर से ऊपर आ गया। पंजाब में आतंकवाद को खत्म तो किया गया, लेकिन वह जो विचारधारा थी उसके न कुछ तत्व बचे रह गए। इन तत्वों को समय समय पर कोई न कोई हवा देता रहा था। हमें क्या तब नहीं चेत जाना चाहिए था जब संगरूर में लोकसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव में सिमरनजीत सिंह मान, जो कि घोषित रूप से खालिस्तानी हैं, को जीत हासिल हुई। एक ऐसा व्यक्ति जिसे 2-3 हजार से अधिक वोट नहीं मिल पाता था, वह लोकसभा का चुनाव जीत गया। उस समय भी सभी लोग सोए रहे। उस समय ही संकेत समझ लेना चाहिए था कि दोबारा से पंजाब में कुछ हो रहा है। उसी समय राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर इस समस्या से निपटने की तैयारी शुरू हो जानी थी। अब चूँकि समस्या विकराल रूप ले चुकी है तो जागना पड़ा है। सरकारी तंत्र और एजेंसियों की ओर से कहा जाने लगा है कि रिपोर्ट बनाई जा रही है और निगरानी रखी जा रही है। अब जब अलगाववादी तत्वों को सुर्खियों में जगह मिलने लगी है तो शासन प्रशासन की ओर से कुछ करने की बातें होने लगी हैं। उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि इन्हें पहले से ही पता था, पर इन्होंने समय रहते कदम नहीं उठाया। हमें सरकारों और एजेंसियों से यही उम्मीद है कि इस सिलसिले को यहीं पर रोक दिया जाए और इसे आगे न बढ़ाने दिया जाए। इस गंभीर मामले पर राजनीति नहीं खेली जानी चाहिए। अगर आज राजनीति हुई तो फिर वही गलती दोहराई जाएगी जो 70 और 80 के दशक में हुई थी। इन्हें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए और न ही यह कहना चाहिए कि कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सच यह है कि पंजाब में बहुत कुछ हो रहा है। साथ ही हमें न केवल भाईचारा का बल्कि उसके सांस्कृतिक तानाबाना को लेकर भी प्रयास करना होगा, जिससे पंजाबी समाज परस्पर जुड़ा हुआ है। हिंदू और सिख समाज में बहुत निकटता है। एक ही परिवार में हिंदू भी हैं और सिख भी। रोटी बेटी का नाता है, इसे भूला नहीं जाना चाहिए। अगला विषय है सम्मान निधि का वितरण। किसानों के खाते में सीधे नकद देने की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 16,800 करोड़ रुपए की राशि
वितरित की है। इस योजना की 13वीं किस्त है। इससे लगभग 8 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। इस वितरण में प्रति किसान 2,000 रुपये दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये प्रति 6,000 रुपये प्रति किसान देने का प्रावधान है। इस योजना का प्रारंभ 24 फरवरी 2019 को हुआ था, जब इसके तहत पहली किस्त जारी की गई थी। इस योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को अब तक 2.24 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है, लेकिन लाभार्थी किसानों की पहचान का काम राज्य सरकार के अधीन है। वर्ष 2014 से ही किसानों की आमदनी बढ़ाना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में है। यद्यपि हमारे देश के किसानों ने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भी कृषि उत्पादन को निरंतर बढ़ाया है, पर छोटे किसानों को पैदावार का उचित दाम नहीं मिल पाता है। सूखे, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की सबसे अधिक मार भी छोटे किसानों पर पड़ती है। कमजोर के कारण वे अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उनके ठीक से नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन्हें अपनी फसल जल्दी बेचनी पड़ती है। कृषि लागत में भी बढ़ोतरी का दबाव उन पर है। उल्लेखनीय है कि हमारे देश में अधिकतर किसानों के पास थोड़ी ज़मीन ही है और वे बटाई पर खेती करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में मिलने वाली राशि उनके लिए बड़ी राहत है। केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की है। साथ ही खाद सब्सिडी को बहुत अधिक बढ़ाया है। आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट में भी खेती को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या अन्य प्रयास, इनका लाभ किसानों को तो होता ही है, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी पूंजी की उपलब्धता बढ़ती है। अनुदानों से जहां बचत बढ़ी है, वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी नकदी हस्तांतरण योजनाओं से क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने, मिट्टी एवं फसल के अनुसार खाद देने, अच्छे बीजों का इस्तेमाल बढ़ाने, बैंकों में से ऋण मुहैया कराने जैसे योजनाओं ने भी किसानों की बड़ी सहायता की है। अगला विषय है वाद्य यंत्रों पर भी शोध किया था सीवी रमन ने। यह आर्टिकल है चंद्रशेखरम, टिप्पणीकार हैं। महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन के पिता चंद्रशेखर रामनाथन अय्यर फिजिक्स और गणित के शिक्षक थे। वह वायलिन भी बजाते थे। रमन भी कुशल वायलिन वादक थे, लेकिन शौक से मृदंगम बजाते थे। रमन की पत्नी लोक सुंदरी वीणा बजाती थी। रमन की माता पार्वती संस्कृत की विदुषी थी। संस्कृत संगीत और वाद्य यंत्रों ने रमन के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। वर्ष 1909 में जब वह रंगून में अफसर थे, तभी ग्राफ और गणितीय गणना के साथ वाद्य यंत्र इकतारा पर उसका शोध पत्र प्रकाशित हुआ था। रमन को 1911 में 1911 में कोलकाता पदस्थापित किया गया, जहां उनका संपर्क विज्ञान प्रेमियों से हुआ। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने फिजिक्स के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर का प्रस्ताव दिया। वर्ष 1917 में अपेक्षाकृत कम वेतन वाले प्रोफेसर पद को स्वीकार किया। उसी वर्ष वायलिन की ध्वनि पर उनका शोध पत्र विश्व की प्रमुख विज्ञान पत्रिका नेचर में छपा। विभिन्न प्रकार के ढोलकों की ढोलकों के ध्वनि पर उनका शोध पत्र 1920 में इसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ।
तार वाले वाद्य यंत्रों पर उनका शोध 1921 में प्रकाशित हुआ, जिसमें बीना और तानपुरा का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था। वर्ष 1926 में आते आते रमन वाद्य यंत्रों की वैज्ञानिक समझ रखने वाले विश्व के प्रमुख वैज्ञानिक मान लिए गए। यही कारण था कि 1926 में जर्मनी में विज्ञान के विश्वकोश के प्रकाशन की योजना बनी, तो वाद्य यंत्रों पर वैज्ञानिक आलेख के लिए रमन से आग्रह किया गया। भारत के लिए गर्व की बात रही है कि उस विश्वकोश में लेखन के लिए आमंत्रित होने वाले एकमात्र गैर यूरोपीय वैज्ञानिक रमन ही थे। साल 1921 की ग्रीष्म में रमन समुद्र मार्ग से इंग्लैंड गए। उस यात्रा में भूमध्य सागर में पानी, प्रकाश, रंग और परावर्तन ने रमन का ध्यान आकर्षित किया। उसी साल समुद्र के रंग पर उनका शोध पत्र नेचर में छपा। प्रकाश के आणविक विवर्तन पर उनका 56 पृष्ठों का शोध पत्र कोलकाता विश्वविद्यालय ने फरवरी 1922 में प्रकाशित किया। उसी साल द्रव्य की पारदर्शिता व समुद्र के रंग विषय पर उनका शोध नेचर में छपा। 28 फरवरी 1928 को रमन ने नया स्पेक्ट्रम देखा और उसी दिन न्यूरेडिशन की खोज की घोषणा कर दी गई। वही न्यूरेडिशन बाद में रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। इस खोज के कुछ समय बाद 1928 में ही 2 रूसी वैज्ञानिकों ने भी ऐसी ही खोज की थी, जिसे नाम दिया कॉम्बिनेटरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या नाम? कॉम्बिनेटरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वर्ष 1930 में जब न्यूरेडिशन के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार रमन को दिए जाने की घोषणा हुई, तो रमन ने नोबेल फाउंडेशन से आग्रह किया कि पुरस्कार में रूसी वैज्ञानिकों को भी हिस्सेदार बनाया जाए। रमन के इस आग्रह को स्वीकार करने से मना कर दिया गया। वर्ष 1934 में उन्होंने बेंगलुरु में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना की। सेवानिवृत्ति के बाद 1948 में रमन ने बेंगलुरु में ही रमन शोध संस्थान की स्थापना की। साल 1960 के बाद रमन मानसिक रूप से अवसाद में आ गए, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने स्वयं को संभाला और नए तरीके से जीवन का आरंभ किया। उन्होंने बच्चों और फूलों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उनके जीवन में प्रसन्नता लौट आई। वह प्रतिदिन स्कूल और कॉलेजों के बच्चों को संस्थान में बुलाने लगे। वर्ष 1963 में विभिन्न प्रजाति के फूलों के रंगों के बारे में 12 अध्यायों वाला 75 पृष्ठों का उनका शोध प्रकाशित हुआ। फिर 1964 में तारे निहारिका और दृष्टि के क्रिया विज्ञान पर शोध प्रकाशित हुआ। वर्ष 1968 में मनुष्य की दृष्टि क्षमता पर शोध प्रकाशित हुआ, जिसमें रात्रि अंधता, धुंधले प्रकाश में दृष्टि क्षमता, रात के समय आकाश आदि विषयों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। रमन के जन्म शताब्दी वर्ष 1988 के अवसर पर रमन के सभी शोध पत्रों को प्रकाशित करने की योजना बनी। इस संग्रह को इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 6 खंडों में प्रकाशित किया। रमन के लिए शोध के विषय हमेशा बहुआयामी बने रहे, फिर भी कालखंड के अनुसार उनके शोध को वर्गीकृत किया गया। वर्ष 1970 में अक्टूबर के अंत में एक दिन वह प्रयोगशाला में ही बेहोश होकर गिर गए। होश आने पर जब कहा गया था कि वह सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे तो उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि वह अस्पताल में मरने के बजाय संस्थान की फुलवारी में मरना पसंद करेंगे। उन्होंने 21 नवंबर 1970 को अंतिम सांस ली। रमन के जीवन की वैज्ञानिक यात्रा ध्वनि विज्ञान से आरंभ हुई थी और
ढोलक, मृदंग, प्रकाश, प्रिज्म, पटना के गोलघर, गोलकुंडा के गोल गुंबद, रमन प्रभाव, हीरा, गुलाम और आसमान के सितारों से होती हुई पुनः ध्वनि विज्ञान पर जाकर ही समाप्त हुई। अगला है विषय आर्कटिक महासागर पर चीन की निगाह। वर्ष 2013 में योंगसेंग ने इतिहास बनाया था। आर्कटिक से होते हुए यूरोप पहुंचने वाला वह पहला मालवाहक चीन जहाज था। इस रास्ते को चीन ने पोलर सिल्क रोड नाम दिया और योंगसोंग सुदूर उत्तर में चीनी महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया। आत्मविश्वास से लवरेज चीन अब थोड़ा थोड़ा कर आर्कटिक में अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने लगा है। आर्कटिक का भू राजनीतिक महत्व स्पष्ट है। यमाल प्रायद्वीप पर रूसी आर्कटिक क्षेत्र में गैस संसाधनों में निवेश जैसी परियोजनाओं के साथ चीन अपना प्रभाव फैला रहा है। जनवरी 2018 में चीन ने पोलर सिल्क रोड प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब वह कारोबारियों के जरिए आइसलैंड और नॉर्वे से घनिष्ठता बढ़ाने लगा है। स्पिट्सबर्गन में चीन का एक रिसर्च स्टेशन चलता है और उसने खुद को आर्कटिक के करीबी देश के तौर पर सार्वजनिक रूप से परिभाषित करना भी शुरू कर दिया है। इस दर्जे की मदद से उसे नए आधिकारिक हासिल होने की आस है। चीन के लिए आर्कटिक क्षेत्र बहुत दूर रहा है, पर शी जिनपिंग समझ गए हैं कि ये क्षेत्र कितना अहम है। देश की संसाधनों की जरूरत ने जिनपिंग को प्रमुख आर्कटिक शक्तियों के साथ बातचीत का माध्यम किया है, जबकि ये देश उन्हें शक की निगाह से देखते आए हैं। आर्कटिक की नई भू राजनीति न केवल विश्व राजधानियों और मीडिया में सक्रिय है, बल्कि जमीन पर भी हरकत में है। दूतों, प्रतिनिधियों, उद्यमियों और मध्यस्थों के दौरे उस सामरिक क्षेत्र में बढ़ गए हैं। इस समूह में चीन के अलावा नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन और अमेरिका भी शामिल हैं। चीन विस्तार कर रहा है। महाशक्ति का दर्जा हासिल करने की अपनी चाहत इजहार भी खुलकर करने लगे हैं। अमेरिका चिंतित है, यूरोप हिचकिचाता है और रूस निवेश के लिए बेताब है। लेकिन चीन के असल इरादे क्या है? अगला है दुरुपयोग का दुष्परिणाम। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, नित नए आविष्कार होते जा रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इनसे कई आविष्कारों के कारण मनुष्य का जीवन आसान होता जा रहा है, वहीं इसके दुरुपयोग का मनुष्य को खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। इसी कारण आज हमें कई तरह की परेशानियां देखने को मिल रही है। ऐसे में मनुष्य को खूब सोच समझकर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है खुशी अनमोल है। विश्व में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो खुश रहना नहीं चाहता हो। आज के डिजिटल युग में तो खुशियाँ पाने की होड़ सी लग गई हैं, परंतु विडंबना यह है कि लोग सुख सुविधाओं में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, पर खुशी इन चीज़ों से नहीं मिलती। खुश या दुखी रहना मानसिक अवस्था है। कई लोग संपन्न होने पर भी खुश नहीं होते, जबकि कई विपन्नता में भी खुश ढूंढ लेते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपनी स्थिति से संतुष्ट होते हैं। इसलिए हमें हर साल में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खुश अनमोल है। अगला विषय है सच को मिले सहारा। वरिष्ठ पत्रकार हैं क्षमा शर्मा। गांधी जी हमेशा सत्य बोलने पर जोर देते थे। बड़े लोग कहते रहते थे कि कभी सच का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो कहे कि वह झूठ बोलता है, लेकिन समाज में कुछ और भी ही दिखता है। सच बोलने से लोग इसलिए भी घबराता है कि कहीं वे किसी उलझन में ना फंस जाएं। बहुत साल पहले एक मित्र कहीं जा रहे थे। उसने आगे चलने वाले एक दोपहिया सवार को एक कार की टक्कर मार दी। मित्र उस कार को नंबर नहीं देख पाए। उन्होंने घायल हो अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पुलिस को सूचित किया। मित्र से बयान लेने के बाद उन्हें अकेले में ले जाकर पुलिस वाला बोला कि वह क्यों ना मान लें कि मित्र के स्कूटर की टक्कर से यह आदमी घायल हुआ है। मित्र सच बोल रहे थे। पुलिस वाला उनसे सच की कीमत मांग रहा था। एक आदमी की जान बचाने और उसकी मदद का दंड वह हुआ कि उन्हें पैसा देने पड़े। उन्होंने तय कर लिया कि अब किसी की भी मदद नहीं करेंगे। यदि समाज और प्रशासन सच बोलने की सजा देते हैं तो बताइए कौन किसकी मदद करेगा। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि सड़क पर एक्सीडेंट में घायल लोग इसलिए मर जाते हैं कि उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती। सच बोलना अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर कोई सच बोल भी रहा हो तो अच्छाई को हमेशा प्रमाण देने की जरूरत पड़ती है। यदि आप किसी को कोई अच्छी बात बताएं तो पलट कर लोग कहते हैं तुम ऐसा कह रहे हो, तुम्हारी बात का क्या प्रमाण है। बुराई तो बुरा करने वाले को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जब सच अच्छी बात है तो उसे बोलना पर इतनी बंदिशें क्यों। इसलिए आम आदमी अगर झूठ नहीं बोलना चाहता तो वह सच भी नहीं बोलता है, क्योंकि इधर सच बोला उधर मुसीबत में फंसे और जिसके लिए सच बोला था उसने भी कहकर किनारा कर लिया कि हमें क्या पता सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि हर जगह सत्यमेव जयते लिखा होता है और समाज में अक्सर झूठ की विजय होती रहती है। यह बात हम सब जानते हैं कि सच बोलने के बाद कोई अगला सच नहीं बोलना पड़ता है, जबकि एक झूठ के बाद हो सकता है कि 100 झूठ बोलने पड़े। इसलिए सच की तलाश से बड़ी बात कोई नहीं। मगर अगर सच बोलने की प्रेरणा देती है तो खुद सच बोलने और सच बोलने वालों पर शक पर कोई प्रमाण न मांगे तथा उन्हें समाज, सरकार और प्रशासन का सहारा भी मिले। जीवन मूल्य। भारत में आदिकाल से मूल्यों के जनत पर जोर दिया जाता रहा है। हमें बचपन से ही मूल्यों की शिक्षा मिलती रही है। यद्यपि आज कई लोग भौतिक लाभ के लिए अपने मूल्यों का सौदा कर रहे हैं, फिर भी कई ऐसे आदर्श रूप में मौजूद हैं जिन्होंने भौतिक विकास के साथ साथ अपने भीतर दैविक एवं मानवीय मूल्यों को संजोकर रखा हुआ है। इन आदर्शों के कारण ही आज हमारा देश सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है, वरना चरम भौतिकवादी ने तो हमारे मूल्यों एवं संस्कृति को कब का खत्म कर दिया होता। समस्त विश्व आज अशांति और भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि सत्ता के नशे में चूर मानव ने परमात्मा के बदले
अपने आप को ही सर्वोच्चता की उपाधि दे डाली। फलस्वरूप निजी स्वार्थ के लिए आज हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमने मैं के पीछे भागते भागते हम शब्द को बिल्कुल ही भुला दिया है। संयुक्त परिवार भारत की विशेषता रही है, जिसमें परिवार का हर सदस्य सुख दुख एकजुट होकर रहता था। परंतु आज शहरीकरण के चलते एकल परिवारों का जमाना आ गया है, जहां बड़े बुजुर्गों की गैर मौजूदगी में एक असंतुलित जीवन का निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति में जी रहे लोगों को यह भी नहीं सुझाता कि हम अपनी खुशी किससे बांटें और गम किसे सुनाएं। बचपन में हमें शिक्षा दी जाती है कि जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत मनुष्य को स्वास्थ्य, बुद्धिमान और समृद्ध बनाती है। मगर आज हम युवाओं की हालत बिल्कुल विपरीत है। आज युवा रात भर जगता है और सूर्योदय होते ही विश्राम में चला जाता है। इस कारण न वह सूर्योदय का लाभ ले पाता है और न शरीर व्यायाम कर पाता है। नतीजा स्वास्थ्य खराब कर लेता है। इन हालातों के मद्देनज़र हमें जितना हो सके उतना मूल्यों को सुदृढ़ करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मूल्यों पर हमारे कर्म आधारित हैं। अतः जिसने मूल्यों की बुनियाद मजबूत है, उनका जीवन भी सदैव स्थिर और सुखी रहता है। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।